हम बात कर रहे हैं अम्ल और क्षार की परिभाषाओं के बारे में। उसमें सबसे पहले बात आती है ऑरेनियस की। ऑरेनियस की अवधारणा। एक केमिस्ट्री का वैज्ञानिक था, केमिस्ट बोलते उसे। उसने ये बताया था कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, इसीलिए उसकी अवधारणा का नाम क्या हो गया, ऑरेनियस की अवधारणा। इनके अनुसार अम्ल यानी इंग्लिश में आप उसे क्या बोलेंगे, एसिड, और एक आता है क्षार जिसे हम क्या बोलेंगे, बेस। तो ऑरेनियस ने क्या बोला कि अम्ल और क्षार के बारे में, अगर हम अम्ल और क्षार को दोनों को जल में विलय करते हैं और दोनों अगर आयन का प्रोडक्शन करते हैं, आयन देते हैं, तब उस अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होगी। तो उन्होंने ये बताया कि वे पदार्थ जिनको जल में विलय करने पर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये ध्यान रखना, H+ आयन देने वाले पदार्थ, यानी कि जल में अगर कोई भी पदार्थ विलय होता है और वो H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है, तब उसे आप क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। किसके अनुसार है, ऑरेनियस के अनुसार। अगर वही बात हम क्षार की करते हैं, तो वे पदार्थ जिन्हें जल में विलय किया जाता है, तो OH- को हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। एक आप थोड़ा ध्यान रखना, आपकी किताब के अंदर दो प्रकार के शब्द मिलेंगे, एक आता है आपका क्षारक और एक आता है क्षार। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हम लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या आता है, क्षारक और क्षार में ये अंतर है कि जब क्षारक को जल में विलय किया जाता है और अगर वो जल में विलय हो जाए, तब उसे क्या बोलना है, क्षार बोलना है। ठीक है। तो ऑरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जिनको जल में विलय करने पर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। और वे पदार्थ जो जल में विलय करने पर हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। इनके अनुसार अम्ल और क्षार को इन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो आता है प्रबल अम्ल, एक आता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है। प्रबल का मतलब क्या हुआ, जो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन ज्यादा देंगे, उन्हें आप क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। और जो हाइड्रोजन आयन कम देंगे, उन्हें आप क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। तो ध्यान रखना, H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाले, H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाले या H+ आयन अधिक मात्रा में देने वाले पदार्थ या अम्लों को क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करते हैं, तो H+ आयन क्या करेंगे, अधिक की जगह कम मात्रा में उत्पन्न करेंगे। तो जो अम्ल H+ आयन कम मात्रा में देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। अब इन दोनों के उदाहरण ध्यान रखना। प्रबल अम्ल का उदाहरण आता है, ध्यान रखना, HCl, H2SO4 और HNO3। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। HCl को साधारण भाषा के अंदर तेजाब बोला जाता है, ये नमक से बनता है। H2SO4 को बोलते हैं अम्ल का राजा। ये ध्यान रखना, अम्लों का राजा H2SO4 को बोलने का सबसे मेन रीजन है क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, सबसे ज्यादा अधिक या सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन ये देता है। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, इसे सोरे का तेजाब भी बोला जाता है क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो भी विस्फोटक सामग्री होती है, बम वगैरह बनाया जाता है, उसके अंदर इसका काम में लिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोरे का तेजाब। अगर हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल में मुख्य रूप से आता है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे हम इसे, एसिटिक अम्ल बोलेंगे। एक आता आपका H2CO3, इसे बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इसके अलावा हम खाने वाले अम्लों का उपयोग करते हैं, जैसे हम नींबू खाते हैं, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली खाते हैं, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सेब खाते हैं, सेब में मैलिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। ये सारे अम्ल जो हम खाने में काम में लेते हैं, वो सारे कैसे अम्ल होते हैं, आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं प्रबल अम्ल की। प्रबल अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया कि वे अम्ल जो जल में विलय होने पर H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के उदाहरण में पहला आया HCl, दूसरा H2SO4 और तीसरा आपका है HNO3।
अब इनको आपको जल में विलय करना है। जब भी किसी पदार्थ को जल में विलय किया जाता है तो उसका जलीय विलयन बनता है, उसे दर्शाने के लिए उसके आगे ब्रैकेट में AQ लिखा जाता है। AQ का मतलब होता है एक्वस यानी जलीय विलयन। अगर आप इन तीनों को जल में घोलेंगे तो HCl के अंदर बनेगा H+, इसमें भी AQ क्योंकि ये जल में ही रहेगा, प्लस बनेगा Cl- का AQ। H2SO4 लेते हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, H2SO4 में H कितना है 2, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन कितने बनेंगे 2 बनेंगे, और वो भी जल में, और साथ में बनेगा SO4 पर 2- का होता है, और ये भी आपका जलीय विलयन। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन 2 बनने के कारण ये सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं अम्लों का राजा कहते हैं। HNO3 में H+ AQ और साथ में आता है NO3 की संयोजकता के रूप में ऊपर -1 होता है, 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ये तीनों किसके उदाहरण हो गए आपके प्रबल अम्ल के। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल में मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से कौन काम में आता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो नींबू का सत्व या जिसको सिरका बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर, उसके अंदर होता है खट्टा होता है, वही आपका क्या एसिटिक अम्ल। अगर एसिटिक अम्ल को हम जल में विलय करते हैं तो CH3COO, ये ध्यान रखना, पहले CH3COO माइनस का बनेगा, ये भी जल में रहेगा, प्लस लास्ट में बनेगा H+। इसमें H+ आयन का उत्पादन बहुत मुश्किल से होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल कहते हैं। ऐसे कैसे, अगर आप H2CO3 लेंगे तो ये भी क्या बनेगा आपका दुर्बल अम्ल बनेगा। इसमें पहले HCO3 बनेगा और एक H अलग होगा, फिर एक और H अलग होगा, तो ये आपका कौन सा अम्ल हो गया दुर्बल अम्ल। तो ओरेनियस के अनुसार क्या परिभाषा हो गई अम्ल की कि वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहेंगे अम्ल कहेंगे, और वे पदार्थ जो जल में OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं सार कहते हैं। अम्ल और सार के आधार पर इसने इसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाले अम्लों को क्या कहते हैं प्रबल अम्ल। इसके उदाहरण है HCl, H2SO4 और HNO3। और H+ आयन कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल। इसमें CH3COOH और H2CO3 आ जाता है। प्रबल सार की हम बात करते हैं। अब सार के बारे में भी इसने बताया था कि प्रबल सार और दुर्बल सार होते हैं। वे सार जो जल में OH- आयन अधिक देंगे उन्हें क्या कहेंगे प्रबल सार। इसका उदाहरण एक आता है आपका NaOH, जिसके लास्ट में OH आता है वो सार होता है। ये जल में विलय होता तो Na+ का AQ प्लस क्या बनता है OH- का, ये भी आपका AQ। प्रबल सार NaOH होता है, इसकी pH ध्यान रखना लगभग 14 होती है। एक आता है आपका प्रबल सार में KOH, ये भी AQ जलीय विलयन है, तो K+ का साथ में इसमें भी क्या बनेगा OH- का बनेगा, तो ये अधिक मात्रा में OH- देते हैं। ऐसा कैसा एक आ जाता है दुर्बल सार, वे सार जो जल में कम मात्रा में OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं दुर्बल सार। दुर्बल सार में आप मुख्य रूप से किसका उपयोग करें NH4OH का। NH4OH बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। इसमें NH4+ का बनता है अमोनियम, साथ में आपका क्या बनेगा OH- आयन बन जाता है। ऐसे कैसे CaOH का होल ट्वाइस भी आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। MgOH का होल ट्वाइस भी आता है, उसका ध्यान रखना MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दुर्बल सार है, इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। तो ये आपके ओरेनियस की अवधारणा कंप्लीट हो।